हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कि हमारी एमसीक्यू बेस्ड क्लास है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक का अंतिम तरीका है? ऑप्शंस हैं बर्थ वैक्सीन, वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी, कंबाइंड पिल्स एंड कोपर्टी। तो क्या होगा राइट आंसर? कि कौन सा टर्मिनल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शंस का, जो परमानेंट तरीका है कॉन्ट्रासेप्शंस का, जिसकी वजह से आगे जो प्रेगनेंसी है, जो कंसेप्शन है, वो नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर इज वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। तो वेसेक्टमी होता है वो बेसिकली किस में परफॉर्म किया जाता है? इट इज़ परफॉर्म्ड इन मेल्स। जो मेल्स होते हैं उसके अंदर जो वासा डिफरेंसिया होती है, जैसे कि फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है, वैसे ही मेल्स के अंदर जो वासा डिफरेंसिया होता है उसको कट एंड सीज कर दिया जाता है। एंड जो ट्यूबेक्टमी होती है इट्स परफॉर्म्ड इन फीमेल्स, कि जो फीमेल होंगी उनके अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जिसके थ्रू जो ओवम होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है और वो यूट्रस तक जाके इम्प्लांट होता है, उसको बेसिकली क्या कर दिया जाता है? कट करके सीज कर दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा टर्मिनल मेथड होगा जो कॉन्ट्रासेप्शन का, दैट इज वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज पल्स डेफिशिएट? कि जो पल्स डेफिशिएट होता है वो बेसिकली क्या होता है? ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द पोप्लिशियल एंड एंकल पल्स रेट, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट, डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकियल एंड एंकल पल्स रेट, एंड लास्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड एंकल पल्स रेट। तो जो पल्स डेफिशिएट होता है बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है और जो हम पल्स है, जो हम अपनी बेसिकली जो रेडियल पल्स जो हम पैल्पेट करके देखते हैं कि हमारी पल्स रेट है क्या है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पल्स डेफिशिएट। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए नर्स इन ए डिलीवरी रूम is assisting with the delivery of a newborn infant. After the delivery, how does the nurse prepare preventing heat loss in the newborn baby resulting from evaporation? कि कोई नर्स है जो कि डिलीवरी रूम में एक जो क्या इन्फेंट जो न्यूली बोर्न बच्चा है उसको असेस कर रही है। तो जो हीट लॉस होता है, कि जो थर्मो रेगुलेशन है उससे, कि जो हीट लॉस हो रहा है उससे प्रिवेंट करने के लिए वो बेसिकली क्या जो एक्शन है वो अपनाएगी। ऑप्शंस हैं ड्राइंग द इन्फेंट इन ए वार्म ब्लैंकेट, क्लोजिंग द डोर टू द रूम, वार्मिंग द क्रिब पैड एंड टर्निंग ऑन द ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। तो जो नर्स है वो बेसिकली क्या करेगी? कैसे बच्चे को हीट लॉस से प्रिवेंट करेगी? राइट आंसर होगा हमारा ड्राइंग द इन्फेंट इन ए वार्म ब्लैंकेट, कि जो बच्चा है उसको ड्राई करेगी और क्या करेगी? उसको जो वार्म ब्लैंकेट है उसके अंदर रैप करेगी। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो थर्मो रेगुलेशन है, जो हीट लॉस हो रही थी, उससे वो उसको प्रिवेंट कर पाएगी। ड्राइंग द इन्फेंट इन ए वार्म ब्लैंकेट, ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the process of selecting a subset of population for survey is called as। तो ये क्वेश्चन हमारा रिसर्च से है। तो नर्सिंग रिसर्च में पूछा गया है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है उसका कुछ पार्ट है वो सर्वे के लिए हम सेलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है एलिमेंट, सैम्पलिंग, सैंपल एंड हाइपोथेसिस। तो क्या हमने पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया है, उस प्रोसेस को पूछा गया है। तो जो पॉपुलेशन सिलेक्ट की जाएगी उसको तो हम बोलेंगे सैंपल, की जो पॉपुलेशन सिलेक्ट हुई है। बट इन्होंने पूछा है कि पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं? दैट इज सैम्पलिंग। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर सर्वेइंग इज कॉल्ड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन? कि जो इन सर्विस एजुकेशन देते हैं उसके बेसिकली कंपोनेंट है वो किस लिए परफॉर्म की जाती है, क्या उसका बेसिक रीज़न क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन सर्विस एजुकेशन की। तो जो इन सर्विस एजुकेशन होता है उसमें बेसिकली क्या है कि जैसे ही हम अपना जो जॉब है वो परफॉर्म करते हैं उसी के दौरान ही हमें कुछ एजुकेशनल जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर आप कल को नर्सिंग ऑफिसर लगते हो तो बीच बीच में आपको जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो दिए जाते हैं, वही कहलाता है इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। तो वो क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैन पावर, स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। तो इन सर्विस एजुकेशन का कंपोनेंट क्या होता है, क्यों किए जाते हैं? कि जो स्टाफ है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, की जो स्टाफ है उसकी डेवलपमेंट हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइको एनालिसिस वॉज फाउंडेड बाय। तो जो साइकेट्री है हमारा नर्सिंग का एक सब्जेक्ट है, उससे भी कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो पूछा गया है कि जो साइको एनालिसिस है बेसिकली एक ये थ्योरी है जो कि साइको एनालिटिक थ्योरी के नाम से जानी जाती है, वो किसने फाउंडेड की थी? ऑप्शन है जंग, एडलर, फ्रॉइड एंड एरिस्टोटल। तो जो साइको एनालिसिस थ्योरी है इज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो कंप्लीट नेम है वो क्या होगा? इज सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिसने जो साइको एनालिटिक थ्योरी है वो दी थी, जिसके अंदर उन्होंने 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड हैं, जिसके अंदर इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बताया था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर ए थोरेकोसेंटेसिस ऑब्जर्व द क्लाइंट फॉर। कि कोई पेशेंट है जिसके अंदर थोरेकोसेंटेसिस है वो परफॉर्म किया गया है, तो उसके बाद में ये प्रोसीजर है, इसके बाद में हमें जो पेशेंट है उसके किस जो साइन सिम्टम है उसके लिए उसको असेस करते रहना पड़ेगा। ऑप्शंस हैं पीरियड ऑफ कन्फ्यूज़न, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, इंक्रीज ब्रीथ साउंड्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि थोरेकोसेंटेसिस है वो प्रोसीजर बेसिकली क्या होता है। तो जो थोरेकोसेंटेसिस है इस प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ क्या किया जाता है कि इसके अंदर रिमूव किया जाता है किसको? फ्लूइड्स होता है। ठीक है, कोई भी फ्लूइड है या फिर एयर है, कहाँ पर? लंग्स के अंदर। ठीक है, कि लंग्स के अंदर अगर फ्लूइड है या फिर एयर है वो एक्यूमुलेट हो गई है तो उसको जब रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है थोरेकोसेंटेसिस। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? चेस्ट वॉल के थ्रू जो प्लूरल स्पेस होता है उसके अंदर नीडल इंसर्ट की जाती है और जो फ्लूइड होता है या फिर जो एयर होता है उसको एस्पिरेट कर लिया जाता है। तो जो थोरेकोसेंटेसिस प्रोसेस के बाद में जब हम क्लाइंट को ऑब्जर्व करते हैं तो वो बेसिकली किस लिए करते हैं? दैट इज एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, कि कहीं पे जो ब्लड है वो तो नहीं बाहर आ रहा है, ब्लड का एक्सपेक्टोरेशंस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमें थोरेकोसेंटेसिस के बाद में एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड के लिए पेशेंट है उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो ड्यूरिंग CPR ऑन एन अडल्ट विक्टिम इज। कि कोई पेशेंट है जो कि अडल्ट है, ठीक है, उसके अंदर जो हम CPR परफॉर्म कर रहे हैं। CPR क्या होता है? इट इज़ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्शिएशन। कार्डियोपल्मोनरी रिसक्शिएशन, उसके अंदर क्या होता है
कि जो कंप्रेशन और जो वेंटिलेशन का रेशो होता है उसके बारे में पूछा गया है कि कितना रेशो होता है। ऑप्शंस हैं 5:1 एंड 15:2, 30:1 एंड 30:2। तो जो CPR जब हम देते हैं किसी भी एडल्ट को, बेसिकली होता क्या है कि जो CPR है वो कब देते हैं कि कोई भी पेशेंट है अगर उसकी क्या है अचानक से जो उसकी ब्रीदिंग प्रोसेस है वो रुक गई है, किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया है या फिर उसको हार्ट अटैक आ गया है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इंस्टेंटली हमें जो CPR है वो स्टार्ट करना होता है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर हमें दिख रहा है कि पेशेंट है जो उसकी पल्स रेट है वो डिक्रीज़ हो रही है या फिर एब्सेंस भी है, तो हमें ऐसे में जो CPR है वो स्टार्ट कर देना होता है। तो उसमें जो कंप्रेशन है और जो वेंटिलेशन है वो दिया जाता है। तो जो कंप्रेशन होता है और जो वेंटिलेशन होता है, जो ब्रीदिंग दी जाती है, उसका रेशो बेसिकली कितना होता है, इट इज़ 30:2 कि 30 तो कंप्रेशन देंगे, उसके साथ में क्या होगा 2 बार वेंटिलेशन दिया जाएगा। वेंटिलेशन में क्या करते हैं हम, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी इज इंडिकेटेड बाय, कि कोई पेशेंट है जो कि क्या डिजिटेलिस मेडिकेशन है उसके ऊपर था, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो पेशेंट के अंदर वो क्या इंडिकेट करेगा। ऑप्शन है विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज सीइंग येलो स्पॉट, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, स्किन रैश ओवर द चेस्ट एंड बैक एंड इंक्रीज्ड एपेटाइट। तो सबसे पहले जो डिजिटेलिस होता है कि वो मेडिकेशन होती है, किस लिए दी जाती है कि कोई पेशेंट है जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, किससे, हार्ट से रिलेटेड अगर पेशेंट है उसको दिक्कत है कोई भी, तो उसके लिए हम डिजिटेलिस जो मेडिकेशन दे रहे हैं अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो वो इंडिकेट करेगा विजुअल डिस्टर्बेंस सच एज सीइंग येलो स्पॉट्स, कि जब उसके विजुअल डिस्टर्बेंस आएंगी और उसको पीले रंग के धब्बे दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉट ब्रॉडकास्ट इज कॉमनली सीन इन, कि कोई पेशेंट है, बेसिकली जो थॉट ब्रॉडकास्ट है वो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर देखी जाती है। तो थॉट ब्रॉडकास्ट है वो कॉमनली किस में सीन होती है। ऑप्शन है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर एंड डिमेंशिया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम थॉट ब्रॉडकास्ट क्या होता है, कि इसमें जो पेशेंट होता है उसे लगता है कि जो भी उसकी थॉट्स हैं, जो उसके विचार हैं, ठीक है, जो भी उसके विचार हैं वो सबको सुनाई दे रहे हैं, ठीक है, सबको सुनाई देते हैं, ठीक है। उसे लगेगा कि जो भी उसके अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो भी उसको थॉट्स आ रहे हैं वो सबको सुनाई देते हैं और सबको उसके थॉट्स का पता चल जाता है। तो कौन सी ऐसी क्या मेंटल कंडीशन होती है जिसके अंदर थॉट ब्रॉडकास्ट है वो देखा जाता है, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके अंदर क्या है, जो थॉट ब्रॉडकास्ट है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर दैट अफेक्ट हीलिंग, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। अब हीलिंग क्या है कि कोई हमें चोट लग गई है, कोई हमारी बॉडी के ऊपर वुंड हो गया है, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको ठीक होने की, उसको हम बोलते हैं हीलिंग प्रोसेस। तो उसको क्या क्या अफेक्ट है वो कर सकता है। ऑप्शन है एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, एक्सटेंट ऑफ इंजरी एंड ऑल ऑफ द अबोव। तो जो फैक्टर्स हैं जो हीलिंग प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे वो क्या क्या होंगे, एज भी अफेक्ट करेगा, अगर कोई इंडिविजुअल है अगर उसकी एज ज़्यादा है तो उसके अंदर जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। एंड जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो भी अफेक्ट करता है, अगर इंसान है एक अच्छा प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसमें जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्ट होगी। अगर न्यूट्रिशन स्टेटस है वो डाउन है तो ऐसे में क्या होगा, जो हीलिंग प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगी। एंड एक्सटेंट ऑफ इंजरी,
कि कई बार क्या होता है कि सुपरफिशियल इंजरी हुई है, या फिर जो क्या होता है कई बार जो इंजरी है वो हमारी जो स्किन है सिर्फ वहीं तक हुई है, हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो अफेक्ट नहीं हुए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जो इंजरी हीलिंग है वो जल्दी हो जाएगी, लेकिन अगर क्या है इंजरी डीप है तो ऐसे में जो हीलिंग प्रोसेस है वो टाइम लेगी। तो जो सारे फैक्टर हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्लिंट आर यूज्ड टू, कि कई बार क्या होता है कि बोला जाता है कि कई बार जब फ्रैक्चर होता है तो स्प्लिंट लगाया जाता है। तो जो स्प्लिंट होता है उसको किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन हैं मोबिलाइज द लिम्ब, मोबिलाइज द फ्रैक्चर, इमोबिलाइज द लिम्ब एंड मोबिलाइज द आर्टिकुलेशन। तो जो स्प्लिंट लगाते हैं उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि या तो कोई लकड़ी का जैसे फट्टा होता है, या तो कि जैसे लकड़ी का कोई फट्टा हो गया, या फिर मेटल का है, उसको हम यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पे जो फ्रैक्चर है वहाँ पे वो जो लिम्ब एरिया है वो इमोबिलाइज हो, उसके अंदर जो मोबिलाइजेशन है, जो हलचल है वो नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिंट यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा इमोबिलाइज द लिम्ब। स्प्लिंट के बारे में बताया गया है कि स्प्लिंट इज ए स्मॉल वुडन और मेटल विच इज यूज फॉर द इमोबिलाइज द लिम्ब, कि लिम्ब को इमोबिलाइज करने के लिए ही जो स्प्लिंट होता है उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलीसाइटिस इज, जो कोलीसिस्टाइटिस है वो क्या है? ऑप्शन है स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर, स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। तो जो कोलीसिस्टाइटिस है दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, कि जो कोलीसिस्टाइटिस है वो तो होती है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। इससे सिमिलर एक वर्ड होता है दैट इज कोलीलिथियासिस। ठीक है, कोलीलिथियासिस। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सिमिलर है कुछ कुछ, कि कोलीसिस्टाइटिस एंड कोलीलिथियासिस। जो कोलीलिथियासिस होता है दैट इज स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर, तो उसको तो बोलेंगे हम कोलीलिथियासिस। और अगर इन्फ्लामेशन हो रही है गॉल ब्लैडर की तो उसको हम बोलेंगे कोलीसिस्टाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओलिगोयूरिया इज, कि जो ओलिगोयूरिया है उस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है? ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ यूरिन, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, नाइट टाइम यूरिनेशन एंड इंक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। तो बेसिकली जो अगर यूरिन की एब्सेंस है तो हम उसको बोलेंगे एनयूरिया। ठीक है, कि जो यूरिन है उसकी एब्सेंस हो गई है। और जो नाइट टाइम यूरिनेशन होता है हम उसको बोलते हैं नॉक्ट्यूरिया। ठीक है, और अगर यूरिन की जो आउटपुट है वो जो इंक्रीज होती है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया। ठीक है, और अगर जो यूरिन है उसकी जो आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज यूरिन आउटपुट इज नोन एज ओलिगोयूरिया। नॉर्मली क्या होता है कि जो 24 आवर होते हैं उसके अंदर जो यूरिन के आउटपुट होती है वो बेसिकली कितनी होती है, 800 से लेके 2000 ml। ठीक है, 800 से लेके 2000 ml, और वैसे बात की जाए कि 2 लीटर होती है। अगर 2 लीटर से कम हो रहा है तो ओलिगोयूरिया है, और इससे ज़्यादा हो रहा है तो पोलीयूरिया है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैक्लोफेन एंड डायज़ेपाम रिलीव्स, कि जो बैक्लोफेन होता है और जो डायज़ेपाम होता है हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन है फीवर, पेन, डिप्रेशन एंड स्पासिटी।
कि जो स्पाज्म आते हैं उसको रिलीज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बेक्लोफेन एंड डायज़ेपाम रिलीव्स स्पासिटी। क्या दिया गया है एक्सप्लेनेशन में? बेक्लोफेन इज ए मसल रिलैक्सेंट, कि जो बेक्लोफेन होता है इट्स ए वर्किंग एज ए मसल्स रिलैक्सेंट, कि मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। एंड एंटी स्पास्टिक, डायज़ेपाम इज ए क्लास ऑफ बेंजाडाइज़ेपीन वर्क बाय calming abnormal or overactivity in brain. Both are working for the spasticity, कि जो दोनों हैं वो स्पासिसिटी के लिए ही काम करते हैं। तो जो बेक्लोफेन है और जो डायज़ेपाम है वो स्पासिसिटी के लिए ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोशनल स्टेट एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस टू द लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट, कि किसी इंसान ने कोई अपनी जो प्यारी वस्तु है उसको खो दिया है, ठीक है, तो उसके बाद में जो इमोशनल स्टेट होती है उस इंडिविजुअल की, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हैं मोर्निंग, ग्रीफ, बेवरमेंट एंड एगोनी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा कि जो इमोशनल स्टेट होती है किसी भी लव्ड ऑब्जेक्ट को लॉस करने के बाद में जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करता है वो होती है ग्रीफ, ठीक है। बाकी मैंने आपको इसका एक क्या है डेफिनेशंस दी हुई हैं, हम उसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले लॉस क्या होता है? द डिसअपीयरेंस ऑफ समथिंग चेरिस्ड सच एज ए पर्सन, पोसेशन और ए पेट, कि लॉस क्या होता है कि कोई भी सबसे जो प्यारी वस्तु होती है जो हमें खुशी देती है उसकी डिसअपीयरेंस हो जाना, उसका चला जाना, या तो वो कोई इंसान हो सकता है या कोई प्यारी चीज़ हो सकती है, या कई बार पेट होते हैं जो हम घर में पालतू जानवर पालते हैं, उसका अगर चला जाना होता है, उसकी डिसअपीयरेंस हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लॉस। ग्रीफ क्या होता है? द नॉर्मल मल्टीफेसेटेड रिस्पॉन्स टू ए लॉस, कि क्या होता है कि जब भी लॉस होता है तो उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस आती हैं, जो भी इंसान की जो इमोशनल होती है, कोग्निटिव है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो उनको बोला जाता है ग्रीफ। कि अगर किसी चीज़ का लॉस हुआ है तो इंसान खुश तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, दुखी ही होगा। तो इमोशनल स्टेट उस टाइम पे क्या होगी? उस टाइम पे वो सैड होगा। तो जो भी इमोशनल होते हैं, कोग्निटिव हैं, जो फिजिकल होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, जो कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं, उसको ग्रीफ बोला जाता है, ठीक है। मॉर्निंग क्या होता है कि द कल्चरली स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स टू ग्रीफ, कि हमें दुख है, ठीक है। सपोज करो कि कोई पर्सन है, उसका कोई लव्ड वन है, उसकी डेथ हो गई है, तो क्या होगा? उस टाइम पे हम रो रहे होते हैं, हमारी जो सिचुएशन होती है, हम क्या होता है कल्चरली यही दिखाया जाता है कि जब किसी की डेथ होती है तो उस टाइम पे रोया जाता है, हम अपने इमोशंस को ऐसे बाहर निकालते हैं, तो उसको बोला जाता है मॉर्निंग। जो बीवरमेंट होता है बेसिकली वो फेज होता है, इसमें क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है, उसका लॉस हो गया है, तो उससे लॉस के बाद में जो उसकी एडजस्टिंग की जो एबिलिटी होती है, जो उसकी प्रोसेस होती है, अब पता है कि लॉस हो गया है, कोई इंसान है चला गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता, तो उस दुख से जो उभरने की जो प्रोसेस होती है उसको बेसिकली बोला जाता है बीवरमेंट। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर द नर्स should check the characteristic of amniotic fluid. The normal color of amniotic fluid is, कि जैसे ही डिलीवरी होने वाली है उससे पहले क्या हो गया है, जो वाटर बैग है वो रप्चर हो गया है, तो ऐसे में जो एमनियोटिक फ्लूइड है जो बाहर आएगा उसका जो कलर है वो कैसा होगा? ऑप्शंस हैं क्लियर एज वाटर, ब्लूइश, ग्रीनिश एंड येलोइश। तो जो वाटर बैग अगर रप्चर हो गया है और उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीक कर रहा है, तो उसका जो कलर है वो कैसा होगा? इट्स इज
क्लियर एज द वाटर, कि जैसा पानी साफ होता है ऐसे ही जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर ए लैक्टेटिंग मदर इज, कि एक लैक्टेटिंग मदर है जो अपने बच्चे को फीड करवाती है, उसके लिए जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होगी। ऑप्शन है 700 mg एंड 1000 mg, 1200 mg एंड 500 mg। तो अगर जो मदर है वो लैक्टेटिंग है तो उसके लिए जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 1200 mg। ठीक है, और बात करते हैं जब हम कैलोरी की, तो नॉर्मल जो कैलोरी होती है उससे जो मदर है वो 350 जो कैलोरी है वो ज़्यादा लेती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं। नेल्स, क्लॉव्स एंड हुप्स आर फॉर्म्ड बाय, कि जो नाखून होते हैं, पंजे होते हैं और जो जानवरों के खुर होते हैं वो किससे बने होते हैं। ऑप्शन है बोन, स्किन, मसल्स, स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ स्किन एंड कार्टिलेज। तो जो नेल्स होते हैं और जो क्लॉव्स होते हैं और जो हुप्स होते हैं वो बेसिकली बने होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ स्किन, कि वो बोन से नहीं बने होते, कि जो बोन जैसे दिखाई जरूर देते हैं लेकिन ब्रिटल हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं। तो वो जो स्किन होती है उसका जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है उससे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इमरजेंसी मोमेंट ऑफ शॉक, कि कोई पेशेंट है जो कि शॉक में चला गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो सबसे पहले और जो इमरजेंसी स्टेप होता है वो क्या होता है मैनेज करने के लिए। ऑप्शन है एयरवे मैनेजमेंट, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, लिम्ब एलिवेशन एंड स्टार्ट आइनोट्रोप्स, कि जो पेशेंट है अगर शॉक में चला गया है तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे कि जो पेशेंट है हम उसके जो लिम्ब्स हैं उसको एलिवेट कर देंगे ताकि जो सर्कुलेशन है वो ब्रेन तक बना रहे। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है शॉक में बंदा कब जाता है जब उसका जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि जो पेशेंट है उसके जो लिम्ब्स हैं, जो उसके पैर वाला एरिया है उसको एलिवेट करना होता है ताकि जो पेशेंट का जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इन यूजिंग ECT इज, कि जो एक नर्स है उसको पता होता है कि जो ECT है उसको यूज़ करने का सबसे कॉमन जो इंडिकेशन है, कौन सी ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसके अंदर जो हम ECT है, ECT सबसे क्या होता है, इट इज़ इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी होता है। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी कब यूज़ करते हैं। ऑप्शन है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड डिप्रेशन। तो जो ECT है वो हम बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस में यूज़ करते हैं, लेकिन उसका जो सबसे कॉमन इंडिकेशन है वो है इज़ डिप्रेशन, कि जो डिप्रेशन होता है जब इंसान है उसको सीवियर डिप्रेशन हो जाता है। ठीक है, कि वो जो अपनी रेगुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसकी बेसिक जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर वो उनको भी नहीं करता है और सीवियर डिप्रेशन कंडीशन के अंदर है तो उस पेशेंट को ECT लगाई जाती है। तो जो डिप्रेशन होता है उसके अंदर जो कॉमन इंडिकेशन होता है ECT यूज़ करने का। बाकी हम स्किज़ोफ्रेनिया में भी यूज़ करते हैं, बट उसका कॉमन इंडिकेशन नहीं है कि हर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर हम ECT ही यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिप्रेशन होता है उसमें मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज प्रिफरेबली फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेली एनाल्जेसिक इफ़ ऑल बॉडी सिस्टम आर फंक्शनल, कि कोई पेशेंट है जिसको हमें रेगुलर बेसिस पे जो एनाल्जेसिक हैं, जो पेन रिलीवर्स हैं वो देने हैं,
तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे बेस्ट रूट होता है एडमिनिस्टर करने का वो कौन सा होता है? ऑप्शन है आईवी, इंट्रावीनस, आईएम, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस, ओरल रूट एंड ट्रांसडर्मल। तो कोई भी पेशेंट है, हमें उसको डेली एनाल्जेसिक देना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको आईवी एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, डेली उसको आईएम नहीं देंगे और उसको ट्रांसडर्मल भी नहीं देंगे। हमें अगर डेली बेसिस पे देना है तो हम उसको ओरली ही प्रेफर करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What of the following has property to check before start giving patient blood transfusion? कि हमें किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड एडमिनिस्टर करना है, तो उसको शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे क्या चेक करना होता है? ऑप्शंस हैं ब्लड ग्रुप, नेम, एक्सपायरी डेट एंड नन ऑफ द अबोव। तो हम क्या करेंगे? जो सबसे पहले हम चेक करते हैं, तो क्या जो ब्लड है हम उसका ब्लड ग्रुप भी बाद में चेक करते हैं, नाम भी बाद में चेक करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड का पैकेट आता है हम उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो चेक करते हैं। उसके बाद में ही जो ब्लड है हम उसको मैच करते हैं कि हमें पेशेंट को लगाना है या नहीं लगाना है। सबसे पहले हमें देखना होता है कि जो ब्लड है हमारे पास वो कहीं पे उसकी जो एक्सपायरी डेट है, उसकी जो ख़राब होने की जो तिथि है वो तो नहीं निकल गई है। तो हमें सबसे पहले जो एक्सपायरी डेट होती है उसको चेक करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The school nurse is performing is pediclosis capitis assessment. Which assessment finding indicates that a child has a positive head check? कि एक स्कूल की नर्स है जो कि पेडिक्लोसिस कैपिटिस है। बेसिकली क्या होता है कि जो सिर में जुएँ पड़ जाती हैं उसका चेकअप कर रही है। तो नर्स की कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स मिलेंगी जिससे वो कह पाएगी कि जो बच्चा है उसके अंदर जो हेड लाइस है वो प्रेजेंट है और जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ऑप्शन है मैकुलोपोपुलर लीजन बिहाइंड द ईयर्स, की जो कान होते हैं उसके पीछे मैकुलोपोपुलर जो घाव हैं वो प्रेजेंट हैं। लीजन्स इन द स्कैल्प दैट एक्सटेंड टू द हेयर लाइन और नेक, की जो खोपड़ी है, जो सिर है उसके अंदर लीजन्स हो गए हैं, घाव हो गए हैं जो कि हेयर लाइन से लेके जो गर्दन है वहाँ तक हैं। वाइट फ्लैकी पार्टिकल्स थ्रू आउट द एंटायर स्कैल्प रीजन, की जो स्कैल्प है उसके ऊपर वाइट कलर का जो फ्लैकी पार्टिकल्स होते हैं। बेसिकली ये जो कंडीशन होती है दैट इज कोल्ड डैंड्रफ, जिसके अंदर जो डैंड्रफ होता है कि वो होता है तो उसको वाइट फ्लैकी पार्टिकल्स होते हैं जो कि पूरे स्कैल्प रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। लास्ट ऑप्शन है वाइट सैक्स अटैच्ड टू द हेयर शाफ्ट इन ओसीपिटल एरिया। तो अगर सिर में जुएँ हैं तो उसका क्या होगा कि जो बाल होते हैं उसके ऊपर जो सिर का एरिया है उसके ऊपर जो हेयर शाफ्ट होते हैं, जो बालों की जहाँ से जुड़े होते हैं, जो बाहर की तरफ जब बाल निकलते हैं तो वहाँ पर वाइट कलर के जो सैक्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट मिलेंगे। आप लोगों ने वैसे तो जुएँ देखी होंगी, इतना तो ऐसा कोई हवा तो है ही नहीं कि आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि कैसी होती हैं। तो जो बाल होते हैं उसके ऊपर वाइट कलर का ऐसे एक जो क्या होता है चिपका हुआ होता है, ऐसा दिखाई देता है। जो लाइस होती हैं तो उसका जो कई बार वो क्या होती है मरी हुई होती हैं, तो उसका जो खाली पार्टिकल होता है, जो वाइट सैक्स होते हैं वो बालों के ऊपर चिपके रह जाते हैं। तो जब अगर वो उसको मिलेंगे बालों के साथ लिपटे हुए तो उसको बोलेंगे कि जो बच्चा है उसके अंदर जो फाइंडिंग्स हैं वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिप्रेस्ड क्लाइंट ऑन एन इनपेशेंट यूनिट says to the nurse, my family would be better off without me. Which is the nurse best response? कि एक डिप्रेस्ड क्लाइंट है, कि कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा उदास है, वो क्या कह रहा है कि जो मेरी फैमिली है वो मेरे बिना
बहुत अच्छे से रहेगी या मेरे बगैर जो है बहुत उनके लिए अच्छा होगा। तो नर्स का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है उस टाइम पे क्या होगा? ऑप्शन है, हैव यू टॉक टू योर फैमिली अबाउट दिस, पूछेगी क्या आपने अपनी फैमिली से इस बारे में बातें की हैं। एवरीवन फील्स दिस वे व्हेन दे आर डिप्रेस्ड, नर्स उसको बोलेगी कि जो भी बंदा डिप्रेस्ड होता है वो ऐसा ही फील करता है। एंड यू फील बेटर वंस योर मेडिकेशन बिगिंस टू वर्क, वो उसको बताएगी कि जैसे ही आपकी दवाइयाँ शुरू होंगी आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। एंड यू साउंड वेरी अपसेट, आर यू थिंकिंग ऑफ हर्टिंग योर सेल्फ, अगर पता है कि बंदा है वो डिप्रेस्ड है, हमारा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और वो क्या कर रहा है, होपलेस थॉट्स होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थॉट्स आ रही हैं, तो ऐसे में क्या होता है, चांसेस होते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं वो बंदा कर सकता है। तो ऐसे में जो नर्स है उसका जो राइट रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, क्या आप अपने आप को हर्ट करने का सोच रहे हैं, अपने आप को चोट पहुंचाने की तो नहीं सोच रहे हैं, वो पेशेंट से डायरेक्टली पूछेगी। तो राइट आंसर क्या होगा, यू साउंड वेरी अपसेट, यू थिंकिंग ऑफ हर्टिंग योर सेल्फ। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप जो आज की क्लास है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। हमारी जो एप्लीकेशन है लॉयल क्लासेस, उसके ऊपर जो नर्सिंग है उसका बैच चल रहा है जो कि 1999 में है और 1 ईयर की वैलिडिटी है उसके अंदर। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर जो थ्योरी पोर्शन है साथ में जो MCQs हैं वो भी करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा है वो लेना चाहता है बैच को, तो आप क्या लॉयल क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसके बाद में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम कुछ और नए और बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे और उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।